नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटीजीटी कमीशन 2025 के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है, जिसको इप्पा भी कहा जाता है। इप्पा बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको इप्पा के नाम से जाना जाता है, ये हमारा कहाँ पर है। तो अगर बात करें इप्पा की, तो ये हमारा दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर इसकी स्थापना कब की गई। तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1954 के आसपास की गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी स्थापना भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा कब की गई। तो याद रखना 1954 में ही की गई, लेकिन किसने की? भारत के उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत के लोक प्रशासन संस्थान इप्पा की स्थापना की जाती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, अगर आप भी एचपीटीजीटी आर्ट्स या पटवारी परीक्षा या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस नंबर पे जुड़ सकते हैं 7876145409। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे कोचिंग भी ले सकते हैं। हमारी फीस मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो ये की गई थी, आपका कौन थे ये? तो पॉल एच एप्पलबी। तो याद रखना है, इसको एप्पलबी रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी की सारी बातें आपको डिटेल से याद रखना है कि पॉल एच एप्पलबी साहब जो अमेरिकी लोक प्रशासन के एक विशेषज्ञ थे, उनके द्वारा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो स्थापना करी थी आपके भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लोक प्रशासन की। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो क्या नाम था इनका? नाम आप जरूर याद रखिए, अंग्रेजी में इनका नाम पॉल एच एप्पलबी। ठीक है, तो एप्पलबी। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। और ये काम क्या करेगा? जो लोक प्रशासन संस्थान रहेगा वो भारत में प्रशासन के जो शोध कार्यों का एक प्रकार से केंद्र है, और इसकी स्थापना पॉल एच एप्पलबी रिपोर्ट के आधार पर 1954 में की गई है। तो ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है एल.डी. वाइट। कौन है सर? एल.डी. वाइट है। कब इन्होंने ये पुस्तक आपकी प्रकाशित की थी? तो अगर बात करें लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय पुस्तक, तो इसके लेखक आपके एल.डी. वाइट साहब है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इन्होंने जो ये पुस्तक प्रकाशित करी है वो 1926 के आसपास इन्होंने ये बुक जो है वो पब्लिश करी थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन आता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय नामक पुस्तक किसकी है, तो बोलेंगे एल.डी. वाइट है सर। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन मूलतः मानवीय सहयोग से संबंधित है, यह कथन किसका है। देखो, कथन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि लोक प्रशासन जो है वो मूलतः क्या है, आपका जो मानवीय सहयोग है उससे संबंधित है। यह कथन किसका है? तो ये वाल्डो का है। तो ये कथन आपका वाल्डो का है कि जो लोक प्रशासन है वो मूलतः क्या है, आपका जो मानवीय सहयोग होते हैं उनसे संबंधित है भाई। तो वाल्डो साहब ने कही थी ये बात कि लोक प्रशासन मानवीय जो आपका मानवीय सहयोग से संबंधित है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेनरी फ्योल के अनुसार लोक प्रशासन की प्रधान श्रेणियां कौन कौन सी है। तो हेनरी फ्योल के अनुसार जो लोक प्रशासन की जो श्रेणियां बोली है उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, PO CCC। तो PO CCC का मतलब है कि जो हेनरी फ्योल है उनके अनुसार जो प्रशासन की जो प्रधान श्रेणियां हो सकती है वो आपकी नियोजन आपका बहुत ज़रूरी है, आपका संगठन है, संगठन उससे भी ज़रूरी है, आपका आदेश है, और आपका समन्वय है, आपका कोऑर्डिनेटिंग और आपका कंट्रोलिंग है, नियंत्रण है। तो मतलब कि नियोजन होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, आदेश होना चाहिए, और आपका समन्वय और नियंत्रण। तो हेनरी फ्योल के अनुसार जो प्रशासन होता है, ये लोक प्रशासन का बेहतरीन क्वेश्चन है कि प्रशासन की प्रधान श्रेणियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए। तो देखो, प्लानिंग तो होनी चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन भी होना चाहिए, आपकी कमांडिंग आदेश आपका होना चाहिए, आपका कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए, आपका कंट्रोलिंग होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में ये चीज़ें पूछी जाती है। तो ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन में लोक शब्द से अभिप्राय किससे है। तो लोक प्रशासन आप सुनते हैं, मेरे से भी सुनते हैं सर, लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन में जो ये लोक शब्द आया है ना, उसका मतलब क्या है। क्वेश्चन एग्जाम में इतना आसान भी आ सकता है, लेकिन जिसने लोक प्रशासन पढ़ा नहीं है उसके लिए तो कठिन ही होगा। तो लोक प्रशासन में लोक का मतलब सरकार से है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये बात, इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में याद रखने पड़ेंगे, तब जाके आपका पेपर क्लियर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन एक दोधारी औजार है। कि लोक प्रशासन क्या है, एक दोधारी औजार है, जैसे कैंची की दो धारें होती है। ये लेविस मेरियम के उक्त कथन है। तो पहले तो आपको ये क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया कि कथन किसके है, कि लोक प्रशासन एक दोधारी औजार है, और आपका जो जैसे कैंची की दो धारें होती है वैसे है। ये कथन जो है वो लेविस मेरियम के द्वारा दिए गए हैं जी। तो दो धारे, उक्त कथन में जो दो धारे, उसका मतलब क्या है, तो यह है पोस्ट कॉर्बे संबंधी ज्ञान तथा विषय वस्तु ज्ञान। तो पोस्ट कॉर्बे संबंधी ज्ञान और आपका जो आपका पोस्ट कॉर्बे संबंधी ज्ञान और तथा जो विषय से संबंधित जो ज्ञान होता है वो उसी को क्या कहा है, लोक प्रशासन को दो धारी औजार की, दो धारों की यहाँ पे बात करिए। तो पोस्ट कॉर्बे संबंधी और आपका दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञान। तो ये दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। और ये बात किसने कही कि लोक प्रशासन एक दो धारी औजार है, जैसे कैंची की दो धारें होती है, तो ये लेविस मेरियम साहब के द्वारा कहा गया है। ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से लोक प्रशासन के अध्ययन के संकुचित दृष्टिकोण से संबंधित विद्वान नहीं है। ठीक है, निम्न में से जो लोक प्रशासन के अध्ययन के जो संकुचित दृष्टिकोण है, संकुचित दृष्टिकोण से संबंधित जो विद्वान नहीं है वो कौन नहीं है। तो भाई देखो, एल.डी. वाइट का नाम ऑप्शन में हमेशा रहता है। तो ये भाई जो लोक प्रशासन का जो अध्ययन है उसके संकुचित जो दृष्टिकोण से संबंधित जो विद्वान नहीं है वो आपके एल.डी. वाइट नहीं है। तो एल.डी. वाइट का नाम आपको जरूर याद रखना है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के संकुचित दृष्टिकोण से संबंधित विद्वान नहीं है। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से मेरे साथ ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पदानुक्रम की प्रक्रिया को स्केलिंग प्रक्रिया किसने कहा। तो पदानुक्रम की प्रक्रिया को जो स्लैमिंग तो संकुचित दृष्टिकोण आप समझ रहे होंगे कि भाई संकुचित दृष्टिकोण का सर मतलब क्या होता है। तो संकुचित दृष्टिकोण है जहाँ पे हम छोटे से, यहाँ पे जैसे कि आपका हम एक ही चीज़ की जहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन भाई जहाँ पे व्यापक दृष्टिकोण होगा वो होता है संपूर्ण, जहाँ पे न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपका विधायिका तीनों की हम बात करते हैं। लेकिन भाई जहाँ पे हम जो है वो संकुचित दृष्टिकोण की बात करते हैं, एक बहुत छोटा एरिया की हम बात कर रहे हैं, मतलब एक चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो एल.डी. वाइट जो है वो लोक प्रशासन के अध्ययन के संकुचित विद्वान नहीं है, मतलब ये व्यापक दृष्टिकोण के ध्यान है। संकुचित में अगर बताऊं तो आपका साइमन है, लूथर गुलिक है, हेनरी फ्योल है। ये सारे के सारे कौन है, आपका साइमन, लूथर गुलिक और हेनरी फ्योल। ये आपके किस दृष्टिकोण के, संकुचित दृष्टिकोण के। लेकिन आपका एल.डी. वाइट कौन से दृष्टिकोण का, व्यापक दृष्टिकोण का। ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है कि पदानुक्रम की प्रक्रिया को जो स्केलीय प्रक्रिया है वो आपका हेनरी फ्योल के द्वारा कहा गया है। तो ये मैं स्केलिम पढ़ रहा था, स्केलिम नहीं स्केलीय है। तो स्केलीय प्रक्रिया जो आपका पदानुक्रम की प्रक्रिया को साथियों कहा है वो हेनरी फ्योल साहब के द्वारा कहा गया है। आजकल थोड़ा सा स्वास्थ्य है जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी लोगों से कि आपके लिए परमानेंट जो हमारी हर दिन जो हमारी जीके की जो वीडियो आती थी सुबह वो नहीं आ पा रही है। तो जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा माहौल ठीक होगा, अब तो दिन भी बहुत कम है, कोशिश करूँगा कि कल से हर दिन आपके बीच एक वीडियो डालूँ और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जीके की भी लास्ट में बहुत अच्छे से तैयारी हो। और 1 तारीख से हम डेली मॉक शुरू कर रहे हैं, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से लेकर डेली मॉक शुरू होंगे। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं मॉक के लिए भी सभी लोग। द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये किसकी रचना है। ये बहुत ही अच्छी बात कही है कि द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये रचना जो है वो किसकी है, वो आपका एल्टन मेयो साहब की है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एल्टन मेयो साहब की रचना का नाम बताइए। तो इनकी रचना का नाम है द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और एल्टन मेयो को ना मानव संबंध विचारधारा का प्रबंधक भी माना जाता है। तो मानव संबंध विचारधारा का जो प्रबंधक है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो माना जाता है वो किसको, तो ये एल्टन मेयो साहब को माना जाता है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। और साथ में जो एल्टन जो मेयो थे इनके द्वारा हार्पून प्रयोग भी किए गए थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है कि मानव संबंधी विचारधारा का इनको प्रबंधक कहेंगे। और साथ में इन्होंने क्या किए थे, इस पे जो है वो एक्सपेरिमेंट भी अपने किए थे, जिसको हम हार्पून प्रयोग के नाम से जानते हैं। और अगर बात करूँ वैज्ञानिक प्रबंधन की, तो वैज्ञानिक प्रबंधन से जो जुड़े हैं वो हमारे
टेलर साहब है। तो FW टेलर साहब किससे जुड़े हैं? तो FW टेलर साहब आपके वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़े हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधन का जो मार्ग है वो किसे कहा जाता है? तो ये बात जो कही थी कि जो प्रबंधन का जो मर्म है वो संचार होता है। इस बात को आपने डिटेल से ये क्वेश्चन कई बार कई परीक्षाओं में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा गया है कि प्रबंधन का मर्म किसे कहते हैं? तो प्रबंधन का जो मर्म है वो आपका संचार को कहा जाता है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से साथियों याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत के प्रतिपादक है। देखिए बात करें पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत की तो इसके प्रतिपादक आपके लूथर गुलिक साहब है। भाई पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत में इनके द्वारा 7 सिद्धांतों के बारे में बताया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आने वाला है कि जो पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है। स्टार मार्क कर लीजिए एक बार अपने कॉपी में। तो पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक आपके लूथर गुलिक साहब हैं और इसके इन्होंने 7 सिद्धांत के आसपास सिद्धांत दिए थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लोक प्रशासन के विकास में कौन सा चरण मूल्य मुक्त प्रबंधन विज्ञान को प्रस्तुत करने वाला माना जाता है? तो भाई आपका जो ऐसा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट में वो कौन सा स्टेज है, कौन सा चरण है जो कि आपका मूल्य मुक्त प्रबंधन विज्ञान को प्रस्तुत करने वाला माना जाता है? तो वो आपका सेकंड स्टेज है, आपका दूसरा चरण है। वो 1927 से 1937 के तक आपके बीच का ये चरण है, सेकंड स्टेज। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान को प्रस्तुत करने वाला जो माना जाता है वो दूसरा चरण माना जाता है, जो कि 1927 से 1937 के बीच में था। ये क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन को अपने विकास के किस चरण में पहचान के संकट का सामना करना पड़ा? कि लोक प्रशासन जो है उसने जब अपना विकास वो कर रहा था तो वो कौन सा स्टेज थी? देखो लोक प्रशासन की 5 स्टेज हम पढ़ी थी इससे पहले। तो वो कौन सा चरण था जहाँ पे उसको फेस करना पड़ा भाई, कि संकट का सामना करना पड़ा? तो वो आपका इसका चौथा चरण था। और एक मैं थ्योरी वाली वीडियो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगली डालूंगा तो वहाँ पे आपके सारे ही क्लियर हो जाएंगे। वो मैं अगले कल डाल दूंगा, सुबह भी डाल सकता हूँ कल। तो भाई लोक प्रशासन के विकास में वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे आपका मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान को, ये तो दूसरा है, लेकिन भाई ऐसा कौन सा विकास है जिस चरण में पहचान के संकट का सामना, मतलब कि वहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं कठिनाई का जो सामना करना पड़ा था लोक प्रशासन को? तो वो था आपका चौथा चरण। और चौथे चरण का जो समय था वो था आपका 1948 से 1970। तो ये बात आपको याद रखनी है कि लोक प्रशासन को अपने विकास के चरण में पहचान के संकट का जो सामना करना पड़ा था वो चौथे चरण में करना पड़ा था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन की विज्ञान की विकास की 3 समस्याओं ने लोक प्रशासन के विकास का मार्ग खोला। यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया? तो साथियों क्वेश्चन ये है कि जो लोक प्रशासन है उसका जो लोक प्रशासन का जो विज्ञान है उसकी विकास की जो 3 समस्याओं ने लोक प्रशासन के विकास का जो मार्ग खोला, यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया? तो ये निबंध लिखा है रॉबर्ट डाहल के द्वारा। तो रॉबर्ट डाहल साहब थे भाई, इन्होंने लोक प्रशासन के जो विज्ञान था उसकी विकास की जो 3 समस्याओं के बारे में जो कहा था, उसका जो मार्ग खोला था, विकास का मार्ग खोला था, उसके निबंध में जो है वो रॉबर्ट डाहल साहब के द्वारा कहा गया था। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो रॉबर्ट डाहल साहब ने जो लोक प्रशासन के विज्ञान के विकास की जो 3 समस्याएं हैं उनको लोक प्रशासन के विकास के मार्ग के रूप में खोला। तो ये हमारा रॉबर्ट डाहल साहब ने कहा। अगला क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन का विकास द्वितीय चरण सिद्धांतों का निर्माण से संबंधित प्रमुख विद्वान है। तो देखो जो लोक प्रशासन के विकास की जो सेकंड चरण है, सेकंड स्टेज है, वो उसके जो आपके सिद्धांत का जो निर्माण में जो संबंधित प्रमुख विद्वान है वो आपका देखो लूथर गुलिक है, आपका उर्वरिक है, आपका मुने व रीले है। देखो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं कि सेकंड स्टेज से कौन कौन से जुड़े हुए हैं। तो लूथर गुलिक, उर्वरिक और मुने व रीले, तो तीनों नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। लूथर गुलिक, उर्वरिक, मुने व रीले, तीनों बात आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। तो अगर आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर हमारे साथ एक से मोक्ष लगाना चाहते हैं डेली, तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच के साथ जो जुड़ सकते हैं उसका हिस्सा बन सकते हैं। लास्ट में हमारे से 12 मॉक लगेंगे,
तो 12 के 12 मॉक डेली 1 तारीख से शुरू होंगे और कब तक लगेंगे, 12 तारीख तक। तो 12 ही मॉक तैयार किए हमने और वो सिर्फ हमारे ही स्टूडेंट को मिलेंगे जो हमारे बैच के स्टूडेंट होंगे। तो आप जो भी हमारे इस नंबर पे 7876145409 और कोई भी बच्चा पटवारी की तैयारी कर रहा है किसी अन्य एग्जाम की तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। बाकी सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।